नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का अंतिम अध्याय। स्वर्णलता से संबंधित सारे पार्ट्स आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएंगे तथा प्लेलिस्ट पे भी उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ जाकर आप इसका सारांश तथा आशापूर्णा देवी जी की जीवनी और उस आशापूर्णा जी की अन्य कहानियाँ और उपन्यास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का अंतिम अध्याय। एक दिन स्वर्ण ने उठकर वो पानी भी पी लिया। बहुत दिनों के बाद जरा हंसकर बोली, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, है ना? प्रबोध चौंक उठा। स्वर्ण प्यार का पूछती है? चौंक कर उसने इधर उधर ताका, देख लिया कि आसपास कोई है तो नहीं। उसके बाद नजदीक आकर अकुलाए रोते से गले से कहा, इतने दिनों के बाद यह तो मुझसे पूछ रही हो? यह बात मुंह खोलकर कहनी पड़ेगी ना। सचमुच ही स्वर्ण बदल गई। शायद उसने पृथ्वी को क्षमा करने जाने का संकल्प किया है, इसलिए बोल नहीं उठी। ना मुंह खोलकर कहना होगा, जीवन भर तो कांटे चुभा चुभा कर यह जताते ही तो आए हो। स्वर्ण सिर्फ जरा और हंसी और फिर बोली, ना कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन प्यार जब करते हो तो मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करो ना। अंतिम इच्छा? प्रबोध ने आंख उठाकर पहुंचा। उसके बाद बोल उठा, तुम्हारी जो इच्छा कहो ना मजली बहू। सो तो याद नहीं आ रही है, बहरहाल एक ही है, कह रही हूँ। मजली ननद जी को एक बार देखने को जी चाहता है। मजली ननद? मजली ननद यानी सुबाला? प्रबोध मानो शून्य से पछाड़ खाकर गिरा। बेटी नहीं, दामाद नहीं, पोता पोती नहीं, भाई भतीजा नहीं, देखने को जो किसे चाहा तो मजली ननद को? ताज्जुब में ही डालना ही पेशा है उसका। प्रबोध छूटते ही बोल उठा, जब ऐसी ही अजूबी इच्छा है तुम्हें तो इसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। प्रबोध का कहना युक्तिहीन नहीं था। स्वर्ण की है अंतिम इच्छा। जिसने भी सुनी अवाक हुआ। अजूबा नहीं तो और क्या। इतनों के होते इतनी नंदों के बीच में एक ननद को देखूंगी? यह हुई एक आदमी के जीवन की अंतिम इच्छा। उसने यही चाहा लाड़ से, वह भी यदि हम उम्र ननद होती तो, और खुशहाल होती तो। हास्य कर, किंतु अभागे के लिए शायद तुच्छ ही दुर्लभ है। वहाँ भी तो बहुत बड़ी बात है। सुबाला अपनी पीछे की सारी लड़कियों का ब्याह जैसे तैसे किए जा रही है। एक को चक्रवर्ती परिवार में, एक को घोषाल के यहाँ, एक को शायद वारेंद्र के यहाँ, और सुनने में आया है छोटी को भी वैसे ही किसी घर में ब्याहने की तैयारी में है। शहर की नहीं है, फैशन वाली भी नहीं है, पैसे वाली भी नहीं है, फिर भी इतना साहस। गांव में रहकर इतनी मनमानी। भाड़ में जाए जो जी मैं करे। बेटा बेटी के ब्याह में डाक से एक पत्र देने के सिवाय और तो कोई संपर्क था ही नहीं। अरे उस रावण के परिवार को कौन आदर से बुलाता? आने जाने का किराया गिनने में ही तो दिवाला पिट जाएगा। सबने यह सोच कर रखा था। अब यह पत्र भी बंद करना होगा। लेकिन अब वही समस्या आ गई। मृत्यु पथ पर कदम बढ़ाए को झट बात दे दी गई। उपाय? अब मसले का हल कानून ने निकाला। बोला, आप तो किसी सामाजिक कर्म में नहीं बुला रहे हैं, इसमें क्या है? माँ ने जब जबान खुलकर कहा है। बेटे के समर्थन से कानू के बाप को भरोसा हुआ। अतएव सुवाला आई और लिवाने गया उस घर का बूधो। वह आसपास के सभी घर की राख फेंकने को टूटा हुआ सूप है। इस फेरे में पड़कर प्रबोध अपने से जाकर खरच पत्थर देकर अनुरोध कर आया। मजली ताई जी की हालत अब तब है, तुम्हें देखना चाहती हैं। यह सुनते ही सुबाला ने जो रोना शुरू किया सो आंसू थमना ही नहीं चाहते। आंखें पहुँचते पहुँचते उसका अचरा लथपथ हो गया। आंखें सूजकर लाल हो गई और भी दो दांत टूट जाने से उसका मुंह आजकल मानो एक हास्यकर विकृति का प्रतीक हो गया। रोकर और अजीब हो गया। घर के अंदर आते ही प्रबोध के पांव छुए और बोली, है? प्रबोध ने कहा, अभी है, पर अधिक दिन नहीं रहेगी। अधिक देर नहीं, अधिक दिन, फिर भी गनीमत। होश है, होश तो टन है। ईश्वर बचाओ, बात करती है थोड़ी बहुत। सुबाला कुछ आश्वस्त हुई। आंख मुंह में पानी डालकर रोगी के पास जाने को तैयार हुई। अब प्रबोध ने जरा रूखे से गले से कहा, सुना बेटियों का ब्याह इधर उधर अघर कुघर में कर रही हो? अपने स्वभाव के अनुसार सुबाला सूजी ही आंखों से हंस उठी। अघर कुघर नहीं रे मजले भैया, स्वघर का नहीं है, बस यही है। मतलब? किंतु इस दुर्गति का कारण और क्या? सुबाला ने मजे से सप्रतिभ गले से कहा, अभाव से ही तो स्वभाव नष्ट होता है। पास में कौड़ी कफन को नहीं और घर में एक गंडा ब्याह योग्य लड़कियां। नीचे घर के लोग यूं ही उठा ले गए। मरण तेरा, इससे तो गले में पत्थर बांधकर लड़कियों को पोखर में न डाल देती।
सुभाला सिहर उठी। दुर्गा दुर्गा, आखिर हमारी कुलीनता उनमें प्राणों से बड़ी है भैया। अच्छे घर में गई, खा पहन कर सुख है, यही तो सुख है मेरा। इसके लिए लोग मुझे आज़ाद करे तो करे। बहन के लिए गर्चे कभी कोई दायित्व बोध तो रहा नहीं, फिर भी उसकी ऐसी दुस्साहसिक बात पर प्रबोध झुंझला उठा। आज़ाद करे तो करे, बड़ा पुरुषार्थ हुआ। अमूल्य भी शायद आजकल ऐसा ही भेड़ हो गया है। सुबाला ने इस अपमान का बुरा नहीं लिया। साला बहनोई का नाता ऐसा कहते ही हैं। इसलिए सुबाला ने हंसकर कहा, सो तुम कहो, लेकिन अपने कुल की बड़ाई लिए बैठी रही। उनका मुंह नहीं देखूं, इतनी स्वार्थी नहीं बन सकी भैया। स्वघर के किसी ने हमारा ख्याल किया है? और मेरे ये कुटुंब पैर की कीचड़ से एकाकार। खैर छोड़ो ये सब बातें, अभी जिसे देखने आई हूँ उसे देखो। मकान तो बड़ा अच्छा बनाया है, मजली को ही भोगना नहीं बदा था। सुबाला एक बार उमड़ पड़ी, एक बार और आंखें पहुंची और मजले भैया के पीछे पीछे ऊपर गई। रोकर ही मरी। बहुत दिनों बाद स्वर्ण बड़ी मीठी हंसी हंसी। मुखड़े के लावण्य का कुछ भी नहीं रह गया, ढांचा भर रह गया था। वही ढांचा ही मानो दमकता हुआ दिखा। आते ही सुबाला उसके बिस्तर पर बैठ गई। स्वर्ण ने मना नहीं किया। स्वर्ण ने उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। सुबाला को रोते देखा, हाथ को दबाती हुई बोली, रोकर ही मरी? अच्छी थी तो मैं एक बार भी बनने नहीं आई। रूंधे गले से सुबाला ने आक्षेप किया। दूसरे की शिकायत नहीं की, यह नहीं, इतने बेटे बेटे की शादी की, एक बार भी नहीं बुलाया। उसने अपने को ही दोषी बनाया। तुम्हारे अच्छे रहते एक बार भी नहीं आई मैं। पकड़े हुए हाथ में और जरा दबाव देकर स्वर्ण ने कहा, काश तुम जैसा मन सबका होता मजली ननद जी। किसी पर कोई दोष देना नहीं, कहीं कोई अभियोग नहीं। वाह। इसके बाद उसके बच्चों का कुशल क्षेम पूछा और कितना बड़ा हुआ, किसका किसका ब्याह हो गया। लेकिन उत्तर की ओर ध्यान ही कहाँ था स्वर्ण का। वह प्रश्न के अभाव में प्रश्न ही कर रही थी। उस बात के बाद हठात बोल उठी, अच्छा तुम्हारे उस बिगड़े दिमाग देवर की क्या खबर है? वही जिसे मैंने घर में आने नहीं दिया था, द्वार पर से दुरदुरा भगा दिया था। भगाना भगाना क्या? दुर्गा दुर्गा, तुम अंबिका देवर की कह रही हो ना? सुबाला हड़बड़ा उठी। तुम तो उसे कितना मानती हो, वह भी तुम्हें मजली भाभी कहता है। गला रूंध गया, इसलिए सुबाला थम गई। जानती हूँ। स्वर्ण जरा रुकी, उसके बाद बोली, उसने घर गृहस्थी बसाई कि फिर जेल में जाकर बैठा है? घर गृहस्थी? सुबाला ने विषन्न गले से कहा, हाय रे मेरा जला नसीब, वह भला घर गृहस्थी करेगा? वह तो विरागी हो गया। विरागी? सुबाला का हाथ पकड़े थी स्वर्ण की मुट्ठी शिथिल हो गई। प्रश्न खोए विस्मित नेत्रों से स्वर्ण उसे देखने ही रह गई। आंचल की भीगी कोर से ही फिर आंखें पहुँच कर सुबाला ने रूंधे गले से कहा, विरागी नहीं तो और क्या, जाने कहाँ कहाँ की खाक छानता है। 9 महीने 6 महीने में कभी चिट्ठी देता है। पैदल भारत भ्रमण कर रहा है, शायद तुम्हारे नंदोई कहते हैं। फिर शायद ब्रिटिश के पीछे पड़ेगा, इसलिए दल इकट्ठा कर रहा है। मुझे तो विश्वास नहीं होता है गेरुआ वस्त्र ही धारण नहीं किया, नहीं तो सच ही उदासीन वैरागी है। इस दुनिया में के बाहर दूसरी दुनिया का आदमी अपने लिए रत्ती भर की चिंता नहीं, मगर कहीं कोई अन्याय देखा तो आग हो गया। वह जो उस बार यहाँ आया था ना, सुबाला ने सहसा संभाल लिया। अबोध होते हुए भी समझती थी कि उस दिन की चर्चा ना करना ही अच्छा, इसलिए बोली, उसके कई दिन बाद ही घर द्वार बेच बाच कर चला गया। कह गया देखना है भारतवर्ष में अभागे बंगाल जैसे और कितने प्रदेश हैं। मनी मन सोचती हूँ, मजली भाभी स्त्री बनकर पैदा हुई, कैद में पड़ी है, करेगी क्या? तू अगर मर्द होती तो निश्चय ही अंबिका देवर जैसी होती। तुझे गृहस्थी के बंधन में बांध कर नहीं रखा जा सकता। हठात किसी दिन दुनिया देखूंगी कहकर निकल पड़ती। मजली ननद जी। स्वर्ण मानो आंत्रनाद कर उठी। उसने फिर सुबाला के हाथ को पकड़कर दबाया और स्वर्ण का वह आत्र स्वर मानो दीवाल से धक्का खाकर धीरे से झड़ पड़ा। ऐसा सोचती हो तुम? मगर तुमने मुझे देखा ही कै दिन, और जिन लोगों ने मुझे सारा जीवन। सुबाला बुद्धिहीन है लेकिन अनुभूतिहीन तो नहीं है, इसलिए उस झड़ते स्वर को मूर्छना पर उसने इस बात का बोझ नहीं रखा, केवल चुप बैठी रही। बड़ी देर तक बैठी रही। बड़ी देर के बाद उस खामोशी को तोड़ती हुई बोली, तुम्हारा हाथ तो बड़ा पसीज रहा है मजली। वही पसीना ही अंतिम उपसर्ग हुआ। 2 दिन 2 रात पसीना और पसीना, हाथ से कपाल और कपाल से सर्वांग पहुंचकर सुखाया नहीं जा पा रहा था। होता ही ऐसा है, सर्प के सिर्फ मरण काल में ही ऐसा होता है। वह पसीना ही मानो जता देता है, तुम्हारा दुनिया का बुखार अब उतर रहा है। अब तक जिद्दी रोगी से परेशान रहे लोग, ढंग से इलाज नहीं करा पाए, अब उसकी जिद नहीं मानी जाएगी। अब रोगिणी अभिभावकों के हाथ में आ गई, इसलिए 2 दिन
में 200 कांड, वहाँ जहाँ जो बड़े डॉक्टर हैं सबको एक एक बार बुला लेने की मानो प्रतिज्ञा की है स्वर्णलता के बेटों ने। कई दिन पहले ही मानू को लिखा गया था, अंतिम समय है, देखना चाहो तो आ जाओ। इस बीच मानू भी आ गया। चिकित्सा में ज़्यादा जोर भी उसी ने लगाया। ब्याह के मामले में माँ का जी दुखाया था, इसकी याद थी। आने पर एक बारगी ऐसी हालत देखकर वह कुछ विचलित हो गया, इसलिए शायद वह त्रुटि को पूर्ति करना चाहता है। अनुमति अवश्य पहले प्रबोध ने ली। सामने आकर गिड़गिड़ाकर उसने कहा, अब जिद करके क्या होगा मजली बहू, चिकित्सा कराने दो। तुम बिना चिकित्सा के चली जाओगी, अफसोस में मैं क्या करूँगा। पसीने की उस अवसन्नता में भी मजली बहू मानो जरा हंसी। अफसोस रखने की जगह की सोचकर कातर हो रहे हो, फिर भी मुझे जीत छोड़नी ही चाहिए। लेकिन अब लाभ क्या है? लाभ के बारे में कहा जा सकता है भला? स्वर्ण को इतना बोलते देखकर प्रबोध का भय कम हुआ। भरोसा सा हुआ, हो सकता है यह निदान काल ना हो, महज एक सामयिक उपसर्ग हो। नाड़ी खो जाने पर भी तो कितने लोग बच जाते हैं। इसलिए वह बोला, लाभ के बारे में कहा जा सकता है भला? आजकल चमड़ा छेद कर दवा देने की व्यवस्था जो हुई है, उससे मंत्र की तरह काम होता है। चमड़ा छेद कर? अब की स्वर्ण जरा स्पष्ट हंसी, नीले पड़ गए होठों पर हंसी कौतुक से झलमला उठी। अच्छा दो। अनुमति मिली और राजकीय चिकित्सा आरंभ हुई। स्वर्णलता के पति और बेटों के बाद में अफसोस रखने की जगह नहीं ढूंढनी होगी, इसलिए चिकित्सा का ही नहीं, अंतिम बार देख लेने का भी समारोह कुछ कम नहीं हुआ। प्रबोध के तीनों कुलों में जो भी जहाँ थे, उसके संकट की इस घड़ी में सभी आए दौड़े दौड़े। खबर देने वाला था बूंदो। वह रोते हुए सबके यहाँ जाकर कह आया। बचपन में यह बूंदो अपनी मझली ताई को सचमुच ही बड़ा प्यार करता था। वह अनुभूति समय की धूल पड़कर दब गई थी। हठात अंतिम समय है, इस खबर ने उससे धूल को मानो उड़ा दिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बूंदो ने कहा है इसलिए सब आएंगे। बूंदो अगर अपनी माँ का अंतिम समाचार देता तो कितने लोग आते। स्वर्णलता के लिए आए लोग, बेशक बेशक ही यह स्वर्णलता का भाग्य है। होता कितना है, इतना भाग्य है। स्वर्णलता की और लोगों ने ता जिंदगी ताक कर देखा जो किया है। भाग्य ने स्वर्णलता को फुनगी पर उठाया, लेकिन वहां से आप ही आप माटी पर उतर उतर कर उसने आंधी उठाई। यह दृश्य आकर्षक तो है, इसलिए सब ताकते रहे। और जिसकी और सारी जिंदगी ताका जीवन भर के लिए, उसका ताकना बंद हो रहा है, यह देखने की साथ किसको नहीं होती। आया केवल उसी के यहाँ से कोई नहीं जहाँ से स्वर्ण नाम की एक झकमक लड़की छिटक कर यहाँ आ पहुंची थी। उन्हें खबर देने को कौन जाए, उनकी याद किसे रही, कौन कह सकता है खबर देने पर भी आएंगे या नहीं। वहां तो स्वर्ण की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी, लेकिन प्रबोध का वंश भी तो कम नहीं। इन 2 दिनों में उन्हीं लोगों का विराम नहीं है। आकर खड़े होते हैं, जरूरत से ज़्यादा चिल्लाकर रोगिणी को संबोधित करके अपनी उपस्थिति उसे बता देना चाहते हैं। उसकी जानकारी में मरने के समय किस किस को ऐसा पसीना आया था, उसी कमरे में बैठकर इसकी चर्चा करते हैं। और यही सोचकर स्वर्ण को होशवास नहीं है, हुताश करते हैं। लेकिन क्या सभी? व्यतिक्रम भी तो है, सभी पुरुष ऐसे नहीं। बहुतेरे पूछ पाछ कर ही चले जाते हैं। पूछते हैं, बोली एक बिल्कुल बंद हो गई, आंखें खोलती है या नहीं, घर में गंगा जल तो है, तुलसी का पौधा तो है। शुभ इच्छाओं की बात। मरने पर भी स्वभाव जो नहीं जाता। नहीं तो मौत के हाथ में हथेली रखे हुए रोगिणी किसी को 100 पुकार में भी आंख नहीं खोलती, और किसी की एक ही पुकार में खींच खांच कर खोलती है। मैली धोती फटी गंजी पहने अध बूढ़े बूंदों ने जब आकर फफकते हुए आवाज दी, मझली ताई, उस समय तो स्वर्ण के गले से आवाज भी निकली, अस्पष्ट, फिर भी सुनी गई, भागो मारेंगे। यह अवश्य प्रलाप है। ऐसी एक अद्भुल की बात ही बोल रही है, लेकिन ठीक बात भी निकल रही है। विराज का पति जब सिरहाने के पास आकर बैठा, विराज ने जोर से कहा, मजली भाभी देखो कौन आया है। उस समय दोनों हाथ जोड़ने की वृथा चेष्टा कांप कर बोल उठी, नमस्कार। भूल रात की और बड़ी, रात भर जाने कितना बोली, कितनी शपथ की मानो। फिर एक बार प्रबोध की ओर ताककर साफ कहा, क्षमा। क्षमा मांगी या क्षमा कर गई, यह रहस्य कौन बताएगा। जो पास में बैठे थे उन लोगों ने तो मान लिया कि क्षमा मांगी। पति पर जुल्म तो बहुत भी किया था उसने, परंतु उसके बाद यह सब प्रलाप क्यों बक रही है। कहा था अब नहीं चाहती, जाते समय कह जाती हूँ, चाहती हूँ इसी देश में स्त्री होकर ही बदला नहीं चुकाना है। कौन जाने क्या चाह रही थी, कौन सा बदला चुकाने की शपथ ले रही थी। प्रलाप 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 का मतलब भी क्या। रात भर आदमी और यम की लड़ाई चलती रही। भोर भोर की और जब पूरब क्षितिज पर उजाले की झलक दिखाई दी, लड़ाई समाप्त हुई। हारा हुआ आदमी हाथ की दवा की टिकिया को फेंककर चीख उठा। विजयी यम चुपचाप अदृश्य पद से अंतर्हित हुआ।
जीते हुए ऐश्वर्य को लेकर। सुबह की किरणें बिखर पड़ी। बरामदे पर टंगे तिरपाल और चिक उठा दिए गए। दक्षिण के बरामदे में पूरब कोने से प्रकाश की किरण आकर बिस्तर पर पड़ी। मृत्यु की कालिमा पर मानो सौंदर्य की तूलिका फेर दी। स्वर्णलता का अंतिम दृश्य वास्तव में बड़ा सुंदर समारोह रहा। ऐसी मृत्यु से दुख नहीं होता बल्कि आनंद ही होता है। और क्यों ना हो। यदि कोई जीवन के सारे भोग की डाली को छोड़कर दुनिया से विदा होने को मजबूर होता है तो उसकी मृत्यु शोचनीय होती है। मृत्यु में दुख है। और उम्र के जहर कीड़े से जीर्ण होकर जो अंत में ऊब और खींच का पात्र होकर जीवन को धिक्कारते हुए मरता है, उसकी मृत्यु निश्चिंतता की होती है। वह राहत की सांस लेता है, जैसे कि मुक्तकेशी मरी थी। मुक्तकेशी के 79 वर्ष के पुराने पिंजरे से जब बंदी विहक को छुटकारा मिला तो उनका अधेड़ और अधपगला भतीजा फुआ मेरी फुआ करके लोट लोट कर रोया। पर बाकी लोगों ने चैन की ही सांस ली, यहाँ तक कि मुक्तकेशी के परम मातृ भक्त बेटों ने भी। वह तो महज मुक्तकेशी के प्राण पखेरु की ही मुक्ति नहीं थी, बेटे और बहुओं की भी पाषाण भार से मुक्ति मिली। लेकिन स्वर्णलता, उसकी तो बात ही जुदा है। स्वर्णलता परिपूर्णता का प्रतीक है। फल फूल व्याप्त विशालता में वनस्पति के समान। स्वर्णलता की मृत्यु ऐसी उम्र और ऐसी अवस्था में हुई कि वह मृत्यु अवहेलना में भूल जाने की नहीं, शोक से हाहाकार करने की भी नहीं। जगर मगर जीवन, जगर मगर मृत्यु। स्वर्णलता से आजीवन किसने ईर्ष्या नहीं की। उसकी जेठानी, देवरानियां, नंदे, पड़ोसी ने बचपन से ही डांट कर पर चली। वह किसी से डरकर नहीं चली, किसी पर रियायत नहीं की। ऐसी दुर्देह महिला मुक्तकेशी, उन्हें भी स्वर्णलता से हार माननी पड़ी। वह वैसा ही रौब दाब चलाती आई सदा। भाग्य भी सहाय हुआ। आस पास के बहुतों से स्वर्णलता का माथा ऊंचा हो उठा था। रुपया, पैसा, घर द्वार, सुख संपत्ति क्या नहीं हुआ। संसार में गृहस्थ घर की बेटी बहू की जो कामना की वस्तु है, सभी तो स्वर्णलता का नसीब हुई। इसलिए स्वर्णलता की मृत्यु में से धन्य धन्य होने लगा। सबने कहा, मौत हो तो ऐसी, क्या स्त्रियां ऐसा मरना मर सकती हैं। किसी किसी ने ज्यादा संवार कर कहा, मरना देखकर ईर्ष्या होती है, जी चाहता है मरूं। संवार कर कहना ही नहीं, मन की एकांत इच्छा भी। बंगाली स्त्रियां जन्म से ही जानती हैं, जीवन में प्रार्थनीय अगर कुछ है तो वह है अच्छी तरह से मरना। शंख की चूड़ियां और सिंदूर सहित पति पुत्र की गोदी में सिर रखकर मर सकना ही बहादुरी है। इसलिए बचपन से ही व्रत करके वर मांगती हैं। स्वामी आगे, पुत्र की गोदी, गंगा जल में मरना हो जी। मृतवत्सा विराज ने उस सांस लेकर कहा, कहावत है ना, जल जाए औरत राखी उकड़ जाए तब तो औरत का गुण गाए। भाग्य के बारे में ही यही कहना पड़ता है। जब तक मर नहीं जाती तब तक उसे भाग्यवती कहा नहीं जा सकता। मछली बहू गई, अब कह सकती हूँ हाँ नसीब था। इतनी उम्र हो चुकी थी, भाग्य पर कभी यम की खरोच तक नहीं लगी। सब कुछ बरकरार रखकर, भोग जात करके रास्ता काटकर कैसे चली गई। विराज के लिए ईर्ष्या की बात तो है। वह मजली बहू को सदा जितना प्यार भी करती है, ईर्ष्या भी उससे उतनी ही करती रही। विराज की ससुराल संपन्न है, विराज का पति देखने में सुंदर है, फिर भी विराज के जी में शांति कहाँ। हर घड़ी तो हाहाकार है। लगभग एक ही उम्र, प्राय एक ही समय संतान संभावना भी होती रही, लेकिन हर बार दोनों का नतीजा अलग अलग। विराज बड़े घर की बहू है। जैसे ही एक एक बार उस संभावना से वे ऐश्वर्यवती हुई, उसके लिए दूध का परिणाम बढ़ाया गया, मछली बढ़ाई गई, नौकरानी रखी गई। फिर भी पूर्णता के परम गौरव तक पहुंचने से पहले ही फिर सुनी गोद रक्तहीन चेहरा लिए रोते रोते उसे माँ के पास आना पड़ा है, सेवा लेने के लिए, सांत्वना पाने के लिए। और स्वर्णलता सूती का गृह में घुसने से घंटा भर पहले तक उछल कूद करती रही। 2 ही 4 घंटे में हष्ट पुष्ट एक शिशु की आमंदनी की। सूती का गृह के हर बाधा विघ्न को लापरवाही से पार करके निश्चित दिन षष्ठी की गोद में 21 चुकड़ी सजाकर नहा धोकर निकल आई। सारा कुछ तो विराज की नजरों के सामने ही हुआ। विराज गहने कपड़ों से जगमगाती हुई आकर बैठा करती, ससुराल की बड़ाई में पंचमुख होती, मैके की आलोचना में तत्पर होती। उसके बाद भतीजा भतीजी को गोद में उठाकर उनके हाथ रुपया खोस देती और निश्वास छोड़ती हुई गाड़ी में जा बैठती। दूसरी 3 बहुओं के बाल बच्चे फिर भी मोटे पतले मिले जुले थे, पर मझली बहू के सभी पत्थर के टुकड़े। स्वर्ण दूध ही कितना पीती थी, मछली कितनी खाई। गृहस्थ घर की 4 बहुओं में से एक, और सभी बहुओं ने तो वंश वृद्धि के दायित्व का पालन किया। उमा शशि ने सबसे पहले शुरू किया और सबसे छोटी बहू बिंदु के साथ अंत हुआ।
और तीनों के कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ। केवल अटूट स्वास्थ्यवती मजली बहू के बच्चों के जन्म पर कोई आँच नहीं आई। विराज को नए सिरे से यह बात याद आई। उमा, शशि, गिरीवाला, बिंदु वो भी आई थी। उन लोगों ने भी स्वर्णलता की मृत्यु से ईर्ष्या की। बोली, भाग्य है 16 आना से ज्यादा 18 आना। उसका सबूत देखा। 4 भाइयों में मजले बाबू ही वंश और गोत्र से अलग है। सदा मजली बहू की बात पर उठते बैठते रहे। और केवल पति भाग्य ही क्या, संतान भाग्य नहीं। लड़के सब हीरे के टुकड़े, लड़कियां गुणवती, भाग्यवती अपना भाग्य दिखाकर जैसे टप से मर गई। टप करके यह अवश्य अतियुक्ति नहीं है, स्नेह की अभिव्यक्ति भी कही जा सकती है। फिर भी कहा। बड़ी बेटी चंपा भी रो रो कर आक्षेप करने लगी। कपूर की तरह उड़ गई माँ। जी भरकर 2 दिन सेवा जतन का मौका नहीं दिया। लड़कों की बहुएं अवश्य ननद के इस आक्षेप पर होठ दबाकर हंसी, क्योंकि बदस्तूर घृणी हुई सी चंपा को बहुत बार उन लोगों ने माँ की जरा देखभाल करने के लिए खुशामद करके बुलाया। सास बहुओं को दूर ही रखती थी, कहीं लड़की के आने से उन्हें अच्छा लगे। चंपा उस समय आ नहीं सकी। चंपा को उस समय फुर्सत ही नहीं मिली। चंपा की गृहस्थी के बहुत सारे झंझट हैं। उस समय चंपा की सास की आंखों में छाले, बुआ सास की बात, चाचा ससुर को उधरी, देवर के लड़कों को चेचक और अपने बच्चों की खूनी पेचिश, कुकुर खांसी। इसके सिवाय चंपा के जेठ की बेटी का ब्याह, मामा ससुर का श्राद्ध, इन सब से अधिक चंपा का पति का मिजाज। पान से चूना गिरे तो आफत, गमछा कहीं इधर उधर हो जाए तो राक्षस की तरह चीखता है, तंबाकू मिलने में जरा देर हो तो छत फाड़ता है। इसलिए चंपा मातृ सेवा का पुण्य अर्जन नहीं कर सकी। भाइयों ने जब भी बुलाया उसने गृहस्थी के झंझटों की लंबी फहरिस्त बताकर असमर्थता दिखाई। और फिर इस घर को चंपा ने कभी बाप का घर समझा ही नहीं। चंपा का खिंचाव तो वास्तव में दर्जी पाड़ा की गली के उस घर पर है। उस घर की छत की सीढ़ी कभी बन ही नहीं सकी। चंपा ने यह कमी लेकिन कभी महसूस नहीं की। स्वर्णलता की बेटी होने के बावजूद चंपा की प्रिय जगहें हैं रसोई घर, भंडार घर, ठाकुर घर, ताई जी का कमरा। चंपा उसी को बाप का घर समझती थी। गृहस्थी के झंझटों से फुर्सत होने पर वहीं घूमने आया करती। स्वाभाविक है शायद, चंपा के लिए अपना मानकर इस घर में आने की आशा ही असंगत है। इस घर में चंपा का अस्तित्व कहाँ है? दर्जी पाड़ा का घर चंपा के अस्तित्व से भरा है। उसकी एक एक ईंट चंपा को पहचानती है। चंपा भी एक एक ईंट की काट को पहचानती है। इस घर में चंपा के नाम किसी बच्ची को घुड़कने की छाप है भी कहाँ? चंपा नाम की एक बालिका का पद चिन्ह। इसलिए बाप के घर आने की ललक होती तो चंपा युक्ति चेष्टा करके दर्जी पाड़ा के घर ही आया करती। लौटने के समय किसी दिन माँ बाप से भेंट कर जाती। कोई उससे कैफियत नहीं पूछता, फिर भी सुना सुना कर कहती, दादी जी के लिए वहाँ जाती हूँ। वह बुढ़िया जब तक है तभी तक तो वहाँ जाना है। पता नहीं बुढ़िया पके आम सी कब टपक जाए। बेचारी चंपा चंपा कहकर जान देती है। और जब दादी मर गई तो कहा मल्लिका के लिए जाती हूँ। स्वर्णलता ने यह कभी नहीं कहा। इतनी कैफियत किस बात की? मैंने कभी कहा है कि तू उस घर में 5 दिन रही, मेरे यहाँ 2 घंटे के लिए क्यों आई? स्वर्णलता चुपचाप बैठी रहती। बातों के बीच में कहती, जमाई कैसे हैं? तेरा बड़ा लड़का अब किस क्लास में है? चंपा सहज होती, सहज होकर जान में जान आती उसके, और ससुराल की झंझटों की गाता गाकर चली जाती। और कभी उस घर के भोजन घर में लौटते लौटते इस घर की चर्चा में मुखर उठती। चर्चा की प्रधान पात्र होती उसकी माँ। माँ की नवाबी, माँ की मेम साहिबी, गो ब्राह्मण के प्रति उसकी भक्तिहीनता, बहुओं के प्रति व्यवहार और गोद की बिटिया को सिर चढ़ाने की ज्यादती, यही सब बातें उसकी विषय वस्तु होती। चंपा स्वर्णलता की पहली संतान है। उसने स्वर्णलता को बहू होकर रहते देखा है, पर देखी है उसकी अनियमितता और देखी है घर भर के लोगों की विरूप भावना। फिर चंपा में कैसा मनोभाव होगा? और माँ की निंदा से दर्जी पाड़ा का संतोष, माँ की आलोचना में दर्जी पाड़ा का मजा, माँ की शिकायतों में वहाँ प्रिया हो सकती है, यह भी तो चंपा का जाना नहीं है। चंपा ने इसलिए इस घर का मजाक करके उस घर को संतुष्ट किया है। शायद और भी एक कारण है। शायद चंपा भी भीतर ही भीतर माँ के प्रति एक आक्रोश का अनुभव करती रही। चंपा की ससुराल का शासन एक बारगी पुलिस शासन है। लोहे के जाते से नीचे रहना पड़ता है उसे, इसलिए वह माँ की बेपरवाह अनियमितता से ईर्ष्या करती है। माँ की आज की स्वाधीनता से ईर्ष्या करती है। चंपा को लगता है माँ ने उसके समय उसे जैसे तैसे पाला है, कभी कोई अच्छा कपड़ा नहीं दिया, लेकिन अब छोटी बेटी का कितना आदर है। साड़ी और साड़ी, जैकेट और जैकेट। चंपा नाराज हुई है, अभिमान हत हुआ है, लेकिन अभी
वह रो रो कर आक्षेप कर रही है। कपूर की तरह उड़ गई माँ, जरा सेवा जतन का मौका देती। यह रुलाई मिलावट रही तो। भाई की बहुएं फिर भी हंसी। अवश्य बाहर से ही रो रही थी वह, इसलिए कि नहीं रोना अच्छा नहीं दिखता, इसलिए भी चंपा रो रही थी। रोना देखने से रोना आता है। रोई नहीं केवल स्वर्ण की उतनी बड़ी कुंवारी लड़की बकुल, वह काट हुई चुपचाप बैठी रही। उसने शायद अवाक होकर यह सोचा कि होश आने के समय जो कभी भी अपरिहार्य नहीं मालूम हुई, उसके आंख मूंदते या जिस तरह से पांव तले की जमीन खिसकी क्यों जा रही है। स्वर्ण के वयस्क लड़के पहले रो पड़े थे, अनेक अनुभूति के आलोड़न से अकुला उठे थे। जब संभाल लिया उन पर जिम्मेदारी बहुत है, अब वे विषाद गंभीर होकर जो कर्तव्य है करने लगे। वे बुद्ध बने बैठे रहे तो काम नहीं चलेगा। उनकी भूमिका गहरे विषाद की है। शिक्षित सभ्य भद्र पुरुष के लिए इसके सिवाय शोक का बही प्रकाश है क्या। लेकिन हाँ, प्रबोध चंद्र की बात ही अलग है। उसकी जैसी क्षति और किसे हुई। प्रबोध चंद्र ने जैसा चाहिए था वैसा शोक प्रकट किया। उसने छाती पीटी, सिर के बाल नोचे, जमीन पर लौट गया और जोर जोर से इस बात की घोषणा की कि स्वर्णलता सचमुच ही उसके घर की लक्ष्मी थी। बड़े भाई सुबोध चंद्र फिलहाल घुटने के बाद से पीड़ित रहते हैं, फिर भी स्वर्णलता की मृत्यु की सुनकर लाठी टेकते हुए धीरे धीरे आए थे। उन्होंने धीरे से कहा था, तू अब लक्ष्मीहीन हो गया रे प्रबोध। इस शोक वाक्य से फूट फूट कर रोते हुए प्रबोध ने इस तरह से अपने बड़े भाई के पैर पकड़ लिए कि सुबोध के लिए छुड़ाकर जाना कठिन हो गया। प्रबोध ने रोकर कहा, भैया उसे आशीर्वाद देते जाओ। सुबोध ने कहा, मेरी क्या मजाल कि उसे आशीर्वाद दूं, उसे भगवान जो आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बात से प्रबोध और भी अधीर उठा, फिर भी छाती पीटने लगा। शोक का यह दृश्य जब दृष्ट कटु से दृष्टशूल हो गया तो बड़े जमाता और छोटे दो भाई मिलकर उसे धर पकड़कर उसे इस कमरे से उस कमरे में ले गए। जबरदस्ती लिटाकर कुछ देर सिर पर पंखा जला, उसके बाद सिगरेट और दिया सलाई रखकर चले गए। मृत्यु के लिए दीर्घ काल तक शोक किया जा सकता है, लेकिन मृत के लिए 2 घंटा भी निश्चित होकर शोक नहीं किया जा सकता। आचार अनुष्ठान की रस्सी वस्सी से उसका गला बंद कर देना पड़ता है। स्वर्णलता का अंतिम संस्कार समारोह भी होना ही था। लड़कों ने तात की लाल कोर की साड़ी लाने को भेजा, माला और गुलाब का बंदोबस्त किया, धूप अगरू चंदन की व्यवस्था हो रही थी। शमशान यात्रा के बिछौने पर डालने की नई चादर भी आ गई। उमा, शशि, गिरीबाला, बिराज, बिंदु, इन सब की टोली दालान के उस जमघट लगाए बैठी थी। गिरीबाला ने कहा, यह सब कंठस्थ किए लेती हूँ, घर लौटकर फहरिस्त बनाकर रख लूंगी। मरने के समय निकाल कर लड़कों को दे दूंगी। माला पहने बिना मैं यमराज के घर जाने की नहीं। इस मजाक से हंसी गूंजी। खिड़की पर खड़ी बकुल ने ताक कर कहा। वह स्थिर होकर ताकती रही। इससे लोग कुछ अप्रतिम हुई। विराट झट बोल उठी, क्यों रे पारुल, नहीं आ सकी। बकुल ने सिर हिलाया। गिरीबाला ने कहा, माँ की मृत्यु देखने का सौभाग्य होना चाहिए। कितनी बार ऐसा ही होता है कि घर में रहते हुए भी देखना नहीं होता। 2 घड़ी के लिए उठकर जाते ही लिए हैं, लेकिन अंतिम दर्शन नहीं हो पाता। बकुल कुछ बच्ची नहीं थी, फिर भी मानो वह इन बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। माँ की मृत्यु देखने का सौभाग्य होना चाहिए, वह दृश्य क्या बड़े सुख का होता है। उससे वंचित रहना से बड़ी क्षति होती है। जिन आंखों ने सारे दृश्यों का आहरण किया कर इस पृथ्वी को जाना समझा, उन आंखों को सदा के लिए मुंद जाना क्या बहुत बड़ा द्रष्टव्य है। जिस जीव ने करोड़ों करोड़ शब्दों का उच्चारण किया, वह जीव बिल्कुल मौन हो गई। यह क्या बहुत बड़ी उत्तेजना की चीज है। शायद हो, यह बड़ी है, समझती होंगी। उमा, शशि ने कहा, लेकिन खबर तो तुरंत भेजनी होगी, उसे चतुर्थी तो करनी ही पड़ेगी। उमा, शशि की इस बेकार की बात पर किसी ने कान नहीं दिया। इसी समय जयवती ने धीरे से आवाज दी, चंपा। स्वर्णलता की अब तब हालत की खबर सबसे पहले उनके पास पहुंची थी और सुनते ही चली आई। और जब तक स्वर्णलता की सांस चल रही थी तब तक वह धीमे धीमे गीता के श्लोकों का पाठ कर रही थी। एक समय सांस और गीता पाठ दोनों थम गया। उसके बाद देर तक जाने क्या करती रही। फिर चंपा से कहा, जरा अपने भाइयों को बुला दे बिटिया। चंपा सुनते ही उठकर चली गई। उस पर ताई की वह भी अदब करती थी खूबी। जयवती के ससुराल के सभी करते हैं। एक तो सुंदरी है, इस पर ता जिंदगी कृच साधन की शुचिता से एक ऐसा महामहिम भाव आ गया है कि उन्हें देखते ही संभ्रम हो आता है। बड़े बाप की बेटी है, चेहरे पर अभिजात्य भी है। उस घर की ताई बुला रही है। यह सुनकर लड़के हड़बड़ाए। जयावती ने शांत स्वर में कहा, तुम लोगों से एक अनुरोध करना है बेटे, रखोगे। अनुरोध? अनुरोध क्यों कर रही हैं? आदेश दीजिए। स्वर्णलता के बड़े लड़के हड़बड़ाकर बोले। जयवती मुस्कुराई, बोली, खैर आदेश ही सही। मैं कह रही हूँ, अपनी माँ के लिए काले भुरा कोर की एक तशर की साड़ी और पालिश की हुई एक अच्छी खाट ले आते।
इसकी बड़ी साथ थी, उसे ला दोगे? सुनकर लड़के अवश्य भीतर ही भीतर चौंके, क्योंकि ऐसे अप्रत्याशित आदेश के लिए तैयार नहीं थे। यह बजट से बिल्कुल बाहर था और सब कुछ ही तो लाने के लिए भेज दिया था, साड़ी, माला, खाट। किंतु ऐन इसी वक्त इसी शांत प्रश्न के सामने ना कहना तो सहज नहीं। यह तो उमा शशि ताई नहीं कि किसी बात पर व्यंग का हंसी हंसकर उड़ा दिया जाता। हाँ, उमा शशि होती तो व्यंग से हंसकर कहते, खाट केवल पालिशदार हो या चंदन की लकड़ी की। उमा शशि होती तो यूं ही कहते, पर यह उमा शशि नहीं, जयावती है। इनका तो व्यक्तित्व ही कुछ और है। इनके सामने छोटा होना कठिन है, दैन्य नहीं दिखाया जा सकता। मगर बजट का ख्याल भी रखना है। माँ की चिकित्सा में भी तो कुछ कम खर्च नहीं हुआ। सारे रुपए खर्च करके बहुत दिनों तक घर बैठे रहने से प्रबोध का तो हाथ खाली हो गया था। रुपयों की मदद तो उनसे नहीं हो सकेगी, जो करना है लड़के ही करेंगे। हो सकता है बड़े को ही ज़्यादा करना पड़े। इसलिए बड़े लड़के ने कहा, आप यदि कहें तो जरूरी लानी होगी ताई जी। मगर कह रहा था, यह क्या जरूरी है? ताई ने और भी स्निग्ध और ठंडे गले से कहा, करना ही चाहिए। ऐसी असंगत बात मैं क्यों कहूँ बेटे? इतना खर्च झेल भी कितने लोग सकते हैं, लेकिन तुम तीनों ही तो भाई कृति हो, जब भी ऐसा कह पा रही हूँ। स्वर्ण की बहुत दिनों से साथ थी। एक काले भोर कौर की तशर की साड़ी पहनकर एक अच्छी सी खाट और गद्दी पर सोने का। मन की बात खुलकर वह ज़्यादा मुझसे ही कहती थी ना। बातों ही बातों में कितनी ही बार वह हंसते हंसते कहती थी, इस जन्म में खाट पर तो कभी सोई नहीं जयादी। मरने पर जब बेटों के कंधों पर चढ़कर जाऊंगी तो वे एक पालिशदार खाट पर मुझे ले जाएं। इस जन्म में खाट पर कभी नहीं सोई, खाट पर इस जन्म में? यह कैसी अजीब भाषा है? लड़कों ने अवाक होकर ताका। मन की आंखें सारे घर की ओर ताक कर वे अवाक हो गए, हक्के बक्के रह गए। इतना बड़ा घर, हर कमरे में जोड़ा पलंग और स्वर्णलता की यह शिकायत, यह अभियोग। मरने पर कोई गाली नहीं दे पाएगा, शायद इसलिए लड़कों के साथ यह अजीब और कटु मजाक कर गई स्वर्णलता। सो बड़े लड़के के मुंह से बरबसी विस्मय निकल पड़ा, इस जन्म में कभी खाट पर नहीं सोई है? जयावती हंसी, रुक रुक कर शांत गले से बोली, तुम ही बताओ बेटे, सोना नसीब ही कब हुआ? जब साबिक मकान में थी तब की बात ही छोड़ दो। ईंटों से ऊंची दीवार की हुई पाया टूटी चौकी पर फूल शैया हुई थी। कितने ही दिनों तक उसी पर काटा। दर्जी पाड़ा का नया घर बनने के बाद हर कमरे में एक एक चौकी हुई, खाट नहीं चौकी। गोदी का लड़का लुढ़क कर गिर ना जाए इसलिए उस पर सोई कहाँ, सदा जमीन पर ही सोती रही। तुम्हारे लिए ये बातें भूलने की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बिगड़कर जिद करके उस गुफा से निकल आई थी, मकान भी हुआ मगर भोग कर सकी। तुम लोग एक एक करके बड़े हुए, एक एक करके बहुएं आई। उस बेचारी को अपना कहने को कोई कमरा रहा ही कहाँ। रात को रोशनी जलाकर किताब पढ़ने का रोक था उसे, लेकिन उससे तुम्हारे बाप की नींद में खलल। जयावती जरा हंसी। प्रबोध बाबू को उठने बैठने के लिए फिर भी बैठा है। उसको अपना कहने को कहाँ क्या है। अंतिम दिन तो उसने बरामदे में ही सोकर बिता दिए। बातें कही तो बड़े शांत भाव से, पर सुनने वालों का कलेजा हीम हो गया और उनके पीछे खड़ी बहुओं का चेहरा लाल। लेकिन वे झट से कुछ बोली नहीं, सिर्फ रंगे हुए चेहरे से मझले लड़के ने कहा, खांसी के कारण माँ खुद ही तो किसी के साथ कमरे में सोना नहीं चाहती थी। ताई और नरम हुई, मीठे मीठे कहा, वह क्या मुझे मालूम नहीं बेटे, तुम लोगों ने माँ की कभी उपेक्षा की है? ऐसी बात बड़े से बड़ा दुश्मन भी कह सकता है। बड़े भाग्य से तुम जैसे लड़के होते हैं, परंतु मन की साथ, भीतर की इच्छा तुमसे कहे भी क्या। वह मेरे ही आगे अपना सब कुछ कुछ खोलती थी, इसलिए सोचा इतना तुम लोगों को बता दूं। ताई ने कहा, इतना तुम लोगों को बता दें? जानने के बाद अवज्ञा नहीं चल सकती। लाचार, बजट बढ़ाना पड़ा। माँ की साध के नाते ना सही, धनी बेटी की ताई के आगे अपना सम्मान बचाने के लिए। फिर भी बड़ा लड़का अपनी पत्नी के पास जाकर धीमे से भौएं सिकोड़ कर बोला, ये नई ताई जी की बात सुनी? पत्नी ने उदास गले से कहा, सुनी। मतलब नहीं समझा मैंने, माँ की तशर साड़ी नहीं थी? पति ने गंभीर गले से कहा, मतलब समझने में भी असमर्थ हूँ। 3 लड़कों के ब्याह में तीनों कुटुंब घर से तशर की ही तो साड़ी मिली थी। ताज्जुब, खैर एक खरीदनी ही पड़ेगी। मझला लड़का अपनी पत्नी के पास नहीं गया, पत्नी ही पति के पास आई। शव को छुआ है इसलिए अपने कमरे में नहीं गई। छत की सीढ़ी के उधर ले जाकर व्यंग से बोली, अभी ही कहे देती हूँ, मुझे एक पुष्पहार की साध है, समय पर देना, नहीं तो मरने के बाद लड़कों के मुंह पर कालिक पोतूंगी। मझले लड़के ने सूखे कंठ से कहा, लगा यह ताई जी की गड़ी हुई बात है, पर वास्तव में ऐसी तो नहीं है वह। मझली बहू ने हंसने जैसा मुंह करके कहा, कौन कैसी है यह तुम मर्द लोग कैसे समझोगे? ताई जी से कितनी ही तरह की बातें करती सुनी है, मगर सधवा का काली कोर की साड़ी पहने शमशान जाना, यह तो कभी नहीं सुना। छोड़ो, तशर की वैसी एक साड़ी में अंदाज क्या लगेगा? मझली बहू ने चेहरे पर शिकन लाकर कहा, तुम्हारे ही मत्थे पड़ा क्यों?
मझला लड़का शायद कुछ लज्जित हुआ, झट बोला, मत्थे पड़ना क्या, किसी ना किसी को तो दुकान जाना ही होगा। लेकिन बहुत अच्छी जमीन की साड़ी का क्या करना, लेगा तो आखिर डोम ही। लेकिन छिछली छरहरी जमीन को भी हो गई तो भी लगता है 10-12 रुपए से तो कम नहीं। 10-12? मझला लड़का विचलित होकर चला गया। अपना रुपया निकालने पर बाद में भला भाइयों से मांगा जा सकेगा? जो भी हो, क्या किया जाए, कोई त्रुटि ना रहे, कोई यह ना सोचे कि इन्हें नजर नहीं है। भैया खाट ने खाट का जिम्मा लिया है। लड़कों ने हिस्सा करके भार उठाया। बड़ा लड़का पालिशदार खाट ले आया, मझला ले आया काले भौर की कोर वाली तशर की साड़ी, जिसे सब जब तब षष्ठी बिसरी में लाल कोर की तशर की साड़ी पहने घूमते हुए देखा है। काली कोर की साड़ी के लिए उसके अभियोग पर मर जाए, ऐसी भावुकता अवश्य किसी में नहीं है। फिर भी देख सुनकर काले भोर कोर की ही साड़ी ले आया। 12-13 क्यों, 14 रुपया लग गया। सादी कोर से नक्शा कोर की कीमत ज्यादा है ना। सजला लड़का अपने मन से ही फूल की माला लाया, धूप का पैकेट लाया और एक बोतल गुलाब जल। जाने कब स्वर्णलता ने यह सब कह रखा था, हो सकता है मजाक में ही कहा हो। फिर भी उस हंस हंसकर कही हुई बात के याद आने से मन कैसा कर उठना असंभव नहीं। स्वर्णलता के सजले लड़के ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, उसने सिर्फ धूप बत्तियां जला दी, फूलों को सजा दिया और गुलाब जल अर्थी पर उड़ेल दिया। शव पर गुलाब जल डालना मुक्तकेशी के कुल में यही पहला है, इसमें संदेह क्या। मुक्तकेशी को ही क्या नसीब हुआ था, मिला था फूलों का एक गुच्छा। उनके मरने के दिन स्वर्ण ने ही कहा था, फूल का यह गुच्छा खरीद ला बेटे अपनी दादी जी के लिए। दुनिया से अंतिम विदाई के समय साथ देने को कुछ और रहता भी नहीं, इस सजले लड़के से ही कहा था। शायद हो कि उसे उस दिन की बात याद थी, इसलिए उतना फूल ले आया था। विराज ने कहा था, लगता है तुम लोगों की माँ का ब्याह हो रहा है। तुम लोगों ने तो माँ को कोहबर के श्रृंगार से सजा दिया। मैंने अपनी ससुराल में भी मरने पर यह धूम नहीं देखी। विराज अपनी ससुराल को ही सब प्रकार के आदर्शों का स्थल समझती थी। गिरीबाला ने कहा, खूब कहा छोटी ननद जी, इतना नहीं देखा है रे बाबा। गिरीबाला के मैके की सब की गृहस्थी में इतने फैशन का प्रवेश अभी नहीं हुआ है। उनके यहाँ भी कोहबर में ही फूलों का गुच्छा नसीब नहीं होता तो शव यात्रा में। स्वर्ण के जन्म भर की साध मिटी। काले भोरे कोर की तशर की नई साड़ी, राजकीय बिस्तर वाली नई बम्बैया खाट पर सोई, अगल बगल फूल, गले में माला। जिस रुई से पैरों में आलता पहनाया गया उसके लिए छीना झपटी होने लगी। मांग के सिंदूर का कनिका प्रसाद पाने के लिए धक्का मुक्की। अपनी ही बहू बेटियों तो नहीं थी, केवल जेठ के बेटों की बहू, तेवरों के बेटों की बहुएं, नंदे, पड़ोसी ने समधिने भी आई थी। स्वर्णलता की अंतिम यात्रा देखने के लिए लोग टूट पड़े। ग्वालिन, धोबिन, नाइन, गोईठे वाली सभी आई थी। बेझिझक धूल कांदों वाले पैरों सब दुतल्ले पर आ गई। शव के आसपास झांकने झुकने लगी। घर वालों के लिए तो यह खींच का कारण, पर ऐसे समय मना करना शोभन नहीं। ये भी तो अपनी मैली साड़ी की कोर से आंख पोंछती हुई कह रही थी, ऐसी स्त्री कम ही होती है। सदा कहा करती थी, आज भी कहा, ऐसी स्त्री कम ही होती है। अभी किसी ने कहीं नहीं कहा, ऐसी घर जलाने और भुलाने वाली नहीं देखी। मृत्यु ने सबको उदार बना दिया, सभ्य बना दिया। आसन्न संध्या के समय स्वर्णलता का अंतिम चिन्ह धरती से लुप्त हो गया। चिता की लपटों की लाल आभा आकाश की लाल आभा में मिल गई। धुआं और आग की आंख मिचौनी में स्वर्णलता कब प्रलोक पहुंच गई किसी को पता भी नहीं चला। मानू ने कहा, यह हो जो खर्च लगेगा मैं वहन करूंगा। मानू के बड़े भाइयों ने कहा, वैसा कर सको तो हमें क्या कहना, अच्छा ही है। प्रबोध ने रो रो कर कहा, करो बेटा, वही करो, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, वह तो यही सब पसंद करती थी। कौन जाने मानू की यह सदिच्छा अपने अपराध को हल्का करने के लिए है या नहीं, या बहुत दूर खिसक पढ़कर माँ के बारे में उसके मन की लकीरें झुकने जैसी हो गई थी या नहीं। रोज के संघर्ष की ग्लानि से जो जीवन खंड छिन्न आसमान लगता है, दूर से व्याप्त, बहुत निकट से जो आग केवल दाह और उत्ताप की अनुभूति देती है, दूर जाने पर वही आग उजाला देती है। दुरत्व ही संभ्रम, दुरत्व ही प्रत्यय है। श्राद्ध के बाद दीवार पर एक प्रसन्न हंसी लिए जो तस्वीर टंगी, उस तस्वीर के वंशधर क्या कभी यह संदेह करेंगे कि यह हंसी केवल फोटोग्राफर के व्यग्र निर्देश का ही फैसला है। मानू भी शायद दूर जाने पर अपनी माँ के रूखे असमान कोनों को भूलकर सिर्फ स्थिर मूर्ति को ही देख पाया था, परंतु देख पाया बहुत विलंब से। इस समय कुछ करने को रह भी नहीं गया, इसलिए मानू ने सोच विचार कर ही कहा, इस उपलक्ष्य में कंगाली भोजन हो, सारा खर्च वह अकेला देगा, फिर क्या कहना।
खर्च और झंझट दोनों का भार ले। मानू ने लिया भी। अतएव स्वर्णलता के श्राद्ध में कंगाली भोजन हुआ। बहुत कंगले आए, बुलाए बिन बुलाए। इन लोगों ने वंचित किसी को नहीं किया। सोच लिया स्वर्णलता की विगत आत्मा इससे परितृप्त हुई है। विश्वास किया आकाश से स्वर्णलता बेटों को आशीर्वाद दे रही है। मानू स्त्री को बाप के यहाँ रखकर चला गया। उसकी छुट्टी खत्म हो गई और क्योंकि दूसरे दिन उसकी बहनें, फूफियाँ, ताई, चाची, नियम भंग तक सभी आए थे, सब हो हवा हो गए। सिर्फ पारुल इस विराट उत्सव में नहीं आए और उसके आने का कोई उपाय भी नहीं था। निस्तब्ध हो आया घर। सारे दिन का प्रवाह रोग बढ़ने के समय से ही भयंकर तूफान सा मचा हुआ था। थक थका कर चूर हुए लोग अब बहुत दिनों की थकावट को मिटा लेने के लिए कुछ दिनों तक दोपहर सांझ को सो लेंगे। बकुल भी दोपहर को सो गई थी। बेला झुकाने पर उठी। बहुत दिनों की आदत पड़ी थी, शायद इसलिए वह झट बरामदे में दौड़ी आई। अपनी भूल समझ में आई, फिर धीरे से लौट आई। वहां से छत पर चली गई। देखा पश्चिम क्षितिज पर एक विशाल चिता जल रही है। उसकी लपटों की आभा आसमान पर माटी फैल गई है। बकुल शमशान नहीं गई। माँ की चिता को जलते नहीं देखा था उसने, संभवतः इसलिए अपलक आंखों इधर उधर देखती रही। धीरे धीरे जब आग बुझ गई तो उसे और एक दिन की बात याद आई। इसी छत के ही कोने में उसने दूसरी एक चिता को जलते देखा था। वह यह कभी भी नहीं समझ सकी कि उस दिन कौन सी चीज राख हुई थी। आज सोने से पहले माँ की छोड़ी हुई सारी चीजों को एक एक करके देख गई। कोई पंक्ति, कोई हस्ताक्षर कहीं नहीं मिला। स्वर्णलता निरक्षर नहीं थी। इस परिचय को स्वर्णलता एक बारगी धो पहुंच गई। बकुल छत के उस कोने में जहां चिता जली थी अंधेरे में चुपचाप बैठी रही। कड़े खटखटाने की आवाज होते ही जग्गू ने आकर दरवाजा खोल दिया। अवाक होकर बोले, अरे तू इस धूप में किसके साथ आई है रे? दाई के साथ? दाई के साथ अकेली आ गई? बड़ी हिम्मत है, लेकिन एकाएक किस लिए? बकुल ने धीरे से कहा, आपका प्रेस देखने गई हूँ ताऊ जी। प्रेस? मेरा छापा खाना वह देखने आई है? जग्गू हंस उठे, लेकिन बकुल को लगा बूढ़ा आदमी रो उठा है। हंसी थी। हंसना बंद करके जग्गू बोले, छापा खाना तो अब नहीं है, मैंने तो उठा दिया। उठा दिया? हाँ हाँ, उसे उठा देना ही ठीक था। उतना झमेला कौन झेले? देखा ना, वह सूना कमरा दांत बिदोरे पड़ा है। बकुल क्षण भर सनसी रह गई। अच्छा ताऊ जी, जो सारी पांडुलिपियां छपती हैं वह पांडुलिपियां फेंक दी जाती हैं? अरे क्यों, बता तो सही, जग्गू ने कहा। यूं ही जानना चाहती हूँ, जग्गू ने वैसे ही स्वर में कहा। यूं ही? या तो अपनी माँ की वह कॉपी ढूंढने आई है? ना ना, यूं ही। आप बैठिए ना, पांडुलिपि रहती है ना? रहती है, थी भी। जग्गू सहसा चिल्ला उठे। गोदाम घर में ढेर में पड़ी थी, आदि अंतकाल का सारा कुछ। वक्त निथाई दूध केला खिलाकर मैंने सांप पाल रखा था। उसी ने जब देखा कि प्रेस उठ रहा है, सारा कुछ झाड़ पोंछ कर शीशी बोतल वाले को बेच दिया। ऐसा भी सुना है कभी? ऐसा चमार देखा है तूने? मैं भी वैसा हूँ। उसको निकाल कर बाहर कर दिया। अब जरा इधर के 2 कदम बढ़ाए तो वह। आप बैठ। रहने दीजिए, आज चलती हूँ। इस चिलचिलाती धूप में बैठेगी नहीं? फिर कभी आऊँगी ताऊ जी। बकुल ने झुककर ताऊ को प्रणाम किया। अच्छा रहने दे, बुढ़िया सो रही है, उससे भेंट नहीं करेगी? बकुल ने शायद गलती से एक बार ताऊ को प्रणाम किया, फिर बोली, चलती हूँ। जा रही है? चल कुछ दूर पहुँचाऊँ। नहीं नहीं, मैं इस धूप में आपको नहीं जाना होगा। बूढ़े आदमी, तो जा, सावधानी से जाना। बूढ़े आदमी, यह अपमान सहकर भी जग्गू खड़े ही रहे। जंजीर लगाकर तुरंत गटगटाते हुए निकल नहीं पड़े। यानी बकुल का कहा ठीक है, बूढ़े हो गए हैं जग्गू। बकुल सड़क पर आ गई। अचानक ही पीछे की ओर पलटकर खड़ी हो गई और शायद उस दांत बिदोरे घर को ही मन ही मन प्रणाम करके मन ही मन बोली, माँ, मेरी माँ, तुम्हारी जो जल गई खो गई, लिखी अनलिखी सारी ही बातें मैं ढूंढ निकालूंगी, नए सिरे से सबको लिखूंगी। मैं अंधकार की गूंगी पीड़ा का इतिहास दिन के उजाले की पृथ्वी को बता जाऊंगी। यदि यह पृथ्वी उस इतिहास को सुनना नहीं चाहे, यदि अवज्ञा की आंखों से देखे, तो मैं समझूंगी उजाला उसका उजाला नहीं, झूठी चमक की चलना है। उसने अभी भी ऋण चुकाने का पाठ नहीं लिया और सामने के रास्ते बढ़ चली बकुल, पीछे पीछे अपने साथ आने वाली दाई को भी भुलाकर। तो यह थी स्वर्णलता का इतिहास और स्वर्णलता की स्मृति कथा, यानी उसकी आत्मकथा। उन सब पेजों को इकट्ठा करके बकुल ने, जो स्टार्टिंग में ही स्वर्णलता के आगे ही आशापूर्णा देवी ने ये कहा था कि बकुल ने उनको कॉपी दी थी, जिसके बारे में लिखकर यह उपन्यास आशापूर्णा देवी ने लिखा।